हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हम ना केंद्रीय बजट को देख रहे थे, तो हमारा एक जो पार्ट है उसका कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे। और देखिए अभी जो है थोड़ा सा करंट अफेयर्स कम जा रहा होगा। इसका रीज़न ये है ना कि अभी हम कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। लाइक हमने बिहार के बजट को देखा, आर्थिक सर्वेक्षण को देखा, तो ना वो सब ना कम ही है, बट वो अपने आप में प्रश्न वहाँ से बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारा केंद्रीय बजट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर मंडे को जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम क्या करेंगे, वन आवरण को देखेंगे। मतलब जो वृक्ष रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट है, उसको देखेंगे भारत वाले को, ठीक है, और प्रमुख पुरस्कार देख लेंगे। उसके बाद फिर वापस से हमारा जो 20 टॉपिक्स आता था उसको लेके आया करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा जो है कल हमने प्राथमिकता 3 तक देख लिया था, आज हम प्राथमिकता 4 को देखेंगे। तो देखिएगा प्राथमिकता 4 क्या है, कल मैंने आपको याद करवाया था ना। आइए रिवीजन करते हैं एक बार। जो 7 प्राथमिकता है, क्या क्या प्राथमिकता था। तो सबसे पहले कि समावेशी विकास, ठीक है। विकास होगा तो क्या होगा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच होगी। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच होगी तो लोग अवसंरचना का निर्माण करेंगे और निवेश करेंगे। जब निवेश होगा तो सक्षमता आएगी, सक्षमता आएगा तो देन क्या होगा, लोग सोचेंगे कि अच्छा चलो अब थोड़ा सा पर्यावरण के लिए भी सजग हो, जागरूकता आएगा उनमें, तो वो क्या करेंगे, हरित विकास करेंगे। हरित विकास होगा तो युवा जो है वो क्या होंगे, सशक्त होंगे। और जब युवा सशक्त हो जाएगा तो हमारा भारत जो है युवाओं का देश है, तो इससे क्या होगा, वित्तीय स्थिरता आएगी। तो ये हमारी 7 प्राथमिकताएं हैं जो बजट में तय किया गया है। तो हमने 3 प्राथमिकता तक देख लिया था, आज हम देखेंगे प्राथमिकता 4 को, जो क्या है, सक्षमता को सामने लाना। तो देखो आईगोट जो कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म है, ये क्यों लाया गया है, तो ये लाया गया है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए। देखो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए जो आईकोट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म है उसका संबंध किस चीज़ से है, तो आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा कि एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए है। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। कितना, तो 3। अब ना आप ये सुनते होंगे, ठीक है, इस बारी का नहीं, आप न्यूज़ में भी सुना होगा, आपने 1 साल पहले देखा होगा, विवाद से विश्वास 1 और विवाद से विश्वास 2। आपको इसमें क्लैरिटी रखना है एकदम कि अगर विवाद से विश्वास 1 पूछे तो आपको क्या बताना है कि MSME की संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास जो है 1 लाया गया। देन है कि सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए क्या लाया गया, तो विवाद से विश्वास 2। अब एकदम सिंपल फॉर्म में इसको देख लो, एकदम इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, एलिमिनेट ही करना है ना वहाँ पे। विवाद से विश्वास 1, तो याद रखना MSME से रिलेटेड है ये, ठीक है। और विवाद से विश्वास 2 है तो ये सरकारी उपक्रमों से रिलेटेड है। 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए, मतलब 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे। और प्राथमिकता नंबर अगर हम 5 देखिए अब हरित विकास को, तो लाइफ। अब देखो ये लाइफ है, ठीक है। जब आपको कीवर्ड दिखेगा एग्जाम में कि लाइफ, तो आप वहाँ पे सोचोगे कि है क्या, ये लाइफ रिलेटेड किससे है। तो याद रखना है उस टाइम पे कि पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ जो है उसको प्रारंभ किया गया है। किस लिए लाइफ प्रारंभ किया गया है, तो पर्यावरण के प्रति हम जो है ना सजग जीवन शैली को अपना सके, इसके लिए लाइफ को स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुआ, इसका शुरुआत हुआ 4 जनवरी 2023 को। और कितने रुपए की लागत से, तो 19,700 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। देन आता है पीएम प्रणाम। इसमें क्या है ना कि पीएम जी जो है, मतलब याद करने के लिए इसमें जो है पीएम जी प्रणाम करके क्या बोलते हैं, लोगों से आह्वान करेंगे कि प्लीज़ आप लोग ना रासायनिक उर्वरकों का तो प्रयोग करो, लेकिन उसका बैलेंस वे में प्रयोग करते हुए क्या कीजिए, तो जैविक उर्वरक के तरफ जाइए, ठीक है। तो पीएम प्रणाम योजना यही है, ठीक है। तो पीएम प्रणाम योजना क्या है, एक बार सिंपल फॉर्म में समझ लेते हैं इसको, कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम जो है वो लाया गया है। अब देखो मिस्टी क्या है ना,
तो मिष्टी मैंग्रोव पौधारोपण के लिए इसको लाया गया है। किसको? तो मिष्टी को। अब मिठाई वगैरह मत समझ लेना, मिष्टी क्या है? तो मिष्टी जो है वो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिष्टी को लाया गया है। अमृत धरोहर योजना, ये क्या है? तो अमृत धरोहर योजना के तहत अगले 3 वर्षों में सरकार इस योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। देन है प्राथमिकता नंबर 6, युवा शक्ति, मतलब हमारी शक्ति। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को आप देखोगे तो 4.0 लॉन्च हो गया है। तो आप समझिए ये योजना अपने आप में कितना उपलब्धि हासिल कर रही है कि इसका 4.0 लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या है ना कि अगले 3 वर्षों तक लाखों युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को हम देखें कि सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था, तो इन द ईयर ऑफ 2015। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत क्यों किया गया है? तो ये किया गया है कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को विस्तार प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। अब हमारा देखो पर्यटन इसी में आएगा, युवा सशक्तिकरण वाले में, मतलब युवाओं वाले में। देखो अपना देश पहल, देखो इसमें ना आपको मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, आप इसको याद रखना क्योंकि वो पूछ सकते कि बताइए देखो अपना देश पहल का संबंध किस प्राथमिकता से है। तो आपको पता होगा तो ही तो आप टिक लगा पाओगे ना। तो पर्यटन से संबंधित है। स्वदेश दर्शन योजना, ये भी पर्यटन से संबंधित है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, इसको एकदम रट लेना इस बार कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है, ये भी पर्यटन से ही संबंधित है। और इसकी शुरुआत 10 अप्रैल 2023 को हुआ था। कहाँ से? तो अरुणाचल प्रदेश में एक किबिथु प्लेस है, वहाँ से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जो शुरुआत है हमारे जो गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये 10 अप्रैल 2023 को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ था। क्या हुआ था? तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था। देन है कि प्राथमिकता 7, वित्तीय क्षेत्र। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना क्यों किया जाएगा? इसकी स्थापना तो वित्तीय सहायक सूचना को केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो है, इसके लिए अब अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। मतलब जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है ना, उसके तहत हमने क्या प्रावधान किया इन्होंने कि अब जो है ना अधिकतम जमा सीमा जो है उसको हम 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर देंगे? तो 30 लाख कर दिया गया है। अब हम कुछ फैक्ट्स को देखते हैं कि भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है और मध्यम आय देश के बीच नवाचार गुणवत्ता के लिए दूसरा बन गया है, दूसरा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्टअप दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है तो याद रखिएगा 16 जनवरी को। इन 9 वर्षों में, मतलब ये काउंट कर रहे कब से? 2014 से, ठीक है। तो 2014 से लेके 2022-23 तक इन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में ना भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। मतलब कि बिफोर 2024 हमारा जो इकोनॉमी था वर्ल्ड में वो 10वें नंबर पे था, ठीक है। बट इस 9 साल में हमने इसको इतना बूस्टअप किया है कि ये जो है वो 5th नंबर पे आ गया है, ब्रिटेन को छोड़ के, मतलब ब्रिटेन को पीछे करके। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण करवाया गया। देखिए इस बार की जो केंद्रीय बजट है ना, उसमें गवर्नमेंट ने अपने उपलब्धियों को काउंट करवाया है। तो हमें उन उपलब्धियों के कुछ आंकड़े भी याद रखने हैं और साथ ही ये भी याद रखना है कि वो जो अभियान है जिसकी ये उपलब्धियां गिनवा रहे हैं वो अभियान किसका स्टार्टिंग कब हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कह रहे हैं इस बजट में कि 11.7 करोड़ जो है वो घरेलू शौचालय का निर्माण करवाया गया। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें कि ये प्रारंभ कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 2014 को। फिर इन्होंने बताया, मतलब निर्मला सीतारमन ने बताया बजट भाषण के दौरान कि उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन जो है लोगों तक पहुंचाया गया है। तो अब ये पॉइंट आ जाता है कि अच्छा बताइए फिर उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुआ। अब एग्जाम में पूछ सकते हैं ना वो, क्योंकि उपलब्धियां गिनवाया इन्होंने। तो उज्ज्वला योजना जो है ना वो 1 मई 2016 को यूपी में एक प्लेस है बलिया, वहां से इसका प्रारंभ हुआ था। अब देखिए पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं।
ठीक है। और तो पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। अगर आप देखोगे ना हमारे इंडिया में पीएम जनधन योजना के तहत सर्वाधिक खाते जो है किस राज्य में खुलवाए गए हैं, तो मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो 30 क्लास हो गई ना अभी तक, कितने अच्छे से उसको पढ़ा है, ठीक है। जो इसका आंसर बता देंगे तो मैं समझूंगी अच्छा उन्होंने 30 क्लास बहुत मन से देखा है, एकदम उनको लगा कि अच्छा चलो ये यूटिलाइज वाला है हमारा। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके जरूर कि भारत के किस राज्य में पीएम जनधन योजना के तहत सर्वाधिक खाते खोले गए। अब है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2019 में। अब देखिएगा 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटकर 5 कर दी गई है। मतलब पहले स्लैबों की संख्या थी ना, मतलब जो टैक्स पे करते ना टैक्स पेयर, तो वो जो स्लैब होता था वो पहले 6 होते थे, लेकिन इस बार ना घटा के उसको क्या कर दिया गया है? तो 5 कर दिया गया है। अगर हम देखें कि बजट 2023-24 में किस योजना पे सर्वाधिक खर्च हो रहा है, तो ये खर्च हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना पे। गवर्नमेंट ने इस पे 66% का इंक्रीजमेंट किया है, ठीक है, फंडिंग में। तो कितना फंड इसके लिए है? तो 79,590 79,590 करोड़ रुपया। उसके बाद ये जल जीवन मिशन पे खर्च करेंगे कितना? तो 70,000। उसके बाद मनरेगा पे करेंगे कितना? तो 60,000। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? सर्वाधिक किस योजना पे? तो प्रधानमंत्री आवास योजना पे, फिर जल जीवन मिशन पे, उसके बाद मनरेगा। उसके बाद बजट 2023-24 के तहत किस मद पे सर्वाधिक ये व्यय करेंगे? तो परिवहन पे करेंगे, ठीक है। कौन? तो इस बार बिहार गवर्नमेंट कह रही हूँ, सॉरी, इस बार जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सर्वाधिक खर्च किस पे करने वाली है? तो परिवहन पे करने वाली है। और सर्वाधिक खर्च किस मंत्रालय पे होगा इस बार? तो रक्षा मंत्रालय पे। तो ये था आपका यूनियन बजट जो कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। फिर अब हम आज के बाद मिलेंगे संडे को, ठीक है, क्योंकि सैटरडे ऑफ रहता है, इसलिए क्योंकि आप लोगों को इसमें रिवीजन करना रहता है। मैं फिर से आप लोग को होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। जो आप लोग का संडे को MCQs होगा, आप लोग को बिहार का बजट पढ़ के आना है और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के आना है और यूनियन बजट पढ़ के आइएगा, और साथ में आप पढ़ के आना, लास्ट क्लास में हमने 25 तक कर लिया था, ठीक है। चलिए इस पर डाटा वाला ही करेंगे। आप लोग ना बिहार का ना वो पढ़ के आना, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। इस बार संडे को आपको इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाइए MCQs वाले में, बहुत फ़ायदा नजर आएगा आपको एग्जामिनेशन में। आप लोग खुद आके बोलिएगा एग्जाम के बाद कि हाँ सही लग रहा था मैम, करंट अफेयर्स में मतलब कि कंफर्टेबल फील कर रहे थे हम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।